आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 सेट्स का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 तक कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो सपोज़ मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, और ए जो है सेट ए वो उसका सबसेट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। तो इसका जो सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसको मैं ए डैश से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है बच्चों। और ये जो होगा इसका मतलब ये होगा कि ए डैश के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर नहीं है। यानी कि ए के अंदर जैसे ये जो शेडेड रीजन जो है ये सारे ए के अंदर हैं, तो ए डैश के अंदर जो वो सारे एलिमेंट्स यानी कि जो ए के अंदर नहीं है वो सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो मैंने ब्लू से शेड किए हैं वो सब एलिमेंट्स ए डैश के अंदर होंगे, और ए के अंदर जो इस सर्कल के अंदर प्रेजेंट है वो एलिमेंट्स होंगे, और ये ए डैश के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं हम कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ए। ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। तो ए इसका सबसेट है, यहाँ हमने लिखा था। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कि जो ए के अंदर प्रेजेंट है वो ए डैश के एलिमेंट्स नहीं होंगे। यानी कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स नहीं है वो ए डैश के एलिमेंट्स होंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वी राइट ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू यू। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि ए डैश इक्वल्स टू the set of all x such that x belongs to u and x does not belong to a। यानी कि जो a डैश के अंदर का जो एलिमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है पर वो a से बिलोंग नहीं करता। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि a डैश जो है वो u में से मैं a को हटा दूंगा। यानी कि इस यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सेट a को हटा दूंगा तो मेरे पास a डैश सेट बनेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल 20 है, लेट यू इक्वल्स टू दिस सेट 1 से 10 लेके जो एक सेट दे रखा है और ए सेट दे रखा है। तो फाइंड ए डैश। तो ए डैश का मतलब है कि यू माइनस ए, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स है वो यू में से मैं हटा दूंगा। तो वो होंगे मेरे पास 1 3 5 7 9, यानी कि 1 3 5 7 और 9। तो जो एलिमेंट मेरे पास बचे हैं वो है 2 4 6 8 और 10। ये मेरे पास ए डैश के एलिमेंट्स होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 21। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो यू क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ को एजुकेशनल स्कूल, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। ए है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11। तो फाइंड ए डैश। अच्छा, ए डैश जो होगा वो होगा यू माइनस ए। यानी कि ए डैश को मैं लिख सकता हूँ कि अगर सभी स्टूडेंट्स में से मैं अगर गर्ल्स को हटा दूँ तो मेरे पास बॉयज़ बचेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11। ये मेरे पास ए डैश सेट होगा। इफ़, अब ये नोट दे रखा है, नोट नंबर 1, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। ठीक है। अगर ए अगर सबसेट है, ए अगर यू का सबसेट है तो ए डैश भी यू का सबसेट होगा। एंड सेकंड नोट है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दैट फॉर एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू वी हैव ए डैश का कॉम्प्लीमेंट इज़ ए। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है उसका अगर मैं फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मैं अगर फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो मेरे पास ओरिजिनल सेट ए आ जाएगा।
इसको मैं आगे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट u इक्वल्स टू दिस एंड a और b मेरे पास सेट दे रखे हैं, तो मेरे पास a डैश सेट निकालना है। तो a डैश क्या होगा, 2 और 3 ये हटा दूंगा मैं, तो मेरे पास बचेगा 1 4 5 एंड 6। और b डैश सेट है 3 4 5, तो b डैश होगा 3 4 5, इसमें से हटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 2 एंड 6। अब मुझे a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि a डैश और b डैश। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो ये होगा मेरे पास 1 और एंड 6। अगला है a यूनियन b। a यूनियन b निकालने के लिए ये और ये दोनों देखूंगा मैं, तो वो मेरे पास आएगा a यूनियन b। इसमें 2 3 4 5। अब ये प्रभु शो करना है कि एंड हैंस शो दैट a यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अच्छा, अब मेरे पास a यूनियन b है, अगर मैं इसका डैश लूँगा यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा, तो वो मेरे पास होगा कि a यूनियन b में 2 3 4 5 है। तो मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो जो 2 3 4 5 है वो मैं यूनिवर्सल सेट से हटा दूंगा, यानी कि 2 3 4 5, तो मेरे पास बचेंगे 1 और 6। तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा। और अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास a यूनियन b डैश और a डैश इंटरसेक्शन b डैश दोनों मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a यूनियन b का डैश इज इक्वल्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। यही डी मॉर्गन्स लॉ है। तो इसको हम देखते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। कि डी मॉर्गन्स लॉ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। ये देखना इसमें फर्स्ट कि द कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट लिया है और यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि उनके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन ले लिया। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर दो सेट है मेरे पास और मैंने उनका यूनियन लिया है, और अगर मैं उनका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, तो जो उनका कॉम्प्लीमेंट होगा वो उनके इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा। और अगर मैं दो सेट्स के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, तो वो उनके इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि अगर अंदर यूनियन है और कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट्स के ऊपर लग जाएगा और यूनियन का साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर अंदर इंटरसेक्शन है यानी कि उल्टा यू है, तो वो यूनियन बन जाएगा और जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है वो दोनों सेट्स पे लग जाएगा। इसको अगर वेन डायग्राम से समझें, तो फर्स्ट दे रखा है ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए यूनियन बी जो मेरे पास होगा वो होगा ए यूनियन बी, ये सारा होगा। इसका डैश यानी कि बाहर वाला पार्ट, इस सर्कल के दोनों सर्कल के बाहर वाला पार्ट इज इक्वल्स टू, अगला देखते हैं कि राइट हैंड साइड का जो भी लिखा है वो क्या है। वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ए के बाहर जो भी पड़ा प्रेजेंट है, ए के बाहर क्या है, ये सब है। ए को छोड़ दिया मैंने पूरे ए सेट को, इसमें बी का भी थोड़ा पार्ट है। और बी डैश यानी बी के बाहर ये भी है और ये सारा है। दोनों का इंटरसेक्शन जब मैं लूँगा तो
ये जो ए के अंदर जो पार्ट है वो हट जाएगा और बी के अंदर का पार्ट हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको आगे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल से भी समझेंगे अपन। तो कुछ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट्स की, कि अगर कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉस ए यूनियन ए डैश। सपोज ये ए है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब ए यूनियन ए डैश, तो मेरे पास ये ए सेट हो गया और ये ए डैश हो गया। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूँ तो मेरे पास पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँ ए और ए डैश का, तो मेरे पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको कहूँगा कि वो एक नल सेट यानी कि एम्प्टी आएगा। सेकंड है डी मॉर्गन्स लॉ। अभी हमने देखा था कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि दोनों के यूनियन कंबाइंड यूनियन का कॉम्प्लीमेंट वो उनके कॉम्प्लीमेंट्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। और दोनों के कंबाइंड इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट दोनों के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। दोनों के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है। अगला देखते हैं थर्ड, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। देखो मैं इसको समझाता हूँ। पहले ही बताया था मैंने कि ये अगर सेट ए है तो इसके जो बाहर जो भी प्रेजेंट होगा इस सर्कल के बाहर वो ए डैश होगा। और ए डैश अगर मेरे पास ये बाहर जो भी प्रेजेंट है, यानी कि जो इस रेक्टेंगल के अंदर है बट वाइट में जो शो है कर रखा है, उसका अगर मैं डैश लूँगा, यानी कि ए डैश का अगर मैं डैश लूँगा तो वो मेरे पास ए बनेगा। तो इसको मैं ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो ए डैश का जो एलिमेंट है वो उसमें नहीं होना चाहिए। जो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं इसको, यानी कि ए डैश के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसको मैं ब्लू से शेड करता हूँ। ए डैश के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं। अब ए डैश का डैश का मतलब होगा, ए डैश के डैश का मतलब होगा कि जो एलिमेंट्स ए डैश के अंदर हैं वो उस सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। नहीं होगा, अगर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे तो इनको हटा देंगे तो वो बचेगा ए, इसलिए हम इसको इक्वल टू ए लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए डैश का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए के इक्वल होता है। अगला है फोर्थ, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो फाई जो है मेरे पास नल सेट है, फाई है गया हो गया मेरे पास एम्प्टी सेट, यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा, यानी कि फाई का कॉम्प्लीमेंट लूँगा, अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये यूनिवर्सल सेट होगा और वो यू के इक्वल होगा, ये दिखा है। और अगर मैं यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है, अगर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई होगा, यानी कि एम्प्टी सेट होगा। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे और फाई में जब मैं उसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो उन सारे एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट लेने पर मेरे पास नल सेट बचेगा, कि ऐसा सेट बचेगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करेंगे। इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। लेट u इक्वल्स टू 1 to 9 एक सेट दे रखा है मुझे, फिर a सेट दिया है 1 2 3 4, b दिया है 2 4 6 8, c है 3 4 5 6। फाइंड a डैश के लिए 1 2 3 4 मुझे a में दे रखा है, तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 उड़ा दूंगा, तो मेरे पास जो a डैश बचेगा वो होगा 5 6 7 8 एंड 9। b डैश निकालना है सेकंड, तो इसमें 2 4 6 8 यानी कि 2 4 6 एंड 8, तो जो b डैश बचेगा वो होगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9।
अब ए यूनियन सी का डैश निकालना है, तो सबसे पहले मैं ए और यू सी का यूनियन निकालूंगा, तो वो होगा ए और सी, इसका यूनियन होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 से लेके जो 6 तक जो भी एलिमेंट्स है ये, इनको हटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 7 8 एंड 9। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश, सबसे पहले मैं ए और बी का यूनियन निकालूंगा, ए और बी का यूनियन होगा 1 2 1 2 3 4 6 और 8। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो 1 2 3 4 6 8, यानी कि 1 2 3 4 6 और 8, तो मेरे पास जो बचेंगे वो एलिमेंट वो होंगे 5 7 एंड 9। इसको बच्चों हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि ए यूनियन बी का जो डैश है, अगर वो डी मॉर्गन लॉ से मैं लिखूं तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं जब ए डैश हमने यहाँ निकाला था और बी डैश हमने यहाँ निकाला था, जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा तो इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो मैं इनके अंदर का कॉमन एलिमेंट्स निकालूंगा, वो होंगे, देखिए 5, यस 5 है इसमें, उसके बाद 7 7 इसमें भी है, 9 9 इसमें भी है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं लिखूँगा कि इसमें 5 7 एंड 9। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। अगला है 5th, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट को होता है मेरे पास ए के इक्वल, तो वो आंसर होगा मेरे पास 1 2 3 और 4। अगला है बी माइनस सी का डैश, तो बी माइनस सी निकालना पड़ेगा, तो बी माइनस सी का डैश, तो सबसे पहले मैं बी माइनस सी निकालूंगा। बी माइनस सी यानी कि एलिमेंट्स जो सारे बी में होने चाहिए और ऐसे एलिमेंट्स जो सी के अंदर हैं वो बी से हट जाएंगे। सी के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 बी से हट जाएंगे, तो 3 इसमें नहीं है, 4 है 4 हट जाएगा, 6 है 6 हट जाएगा, 5 भी नहीं है, तो जो एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास वो आएंगे बी माइनस सी के अंदर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 4 6 8 माइनस 3 4 5 6, और जो ये एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हट जाएंगे, यानी कि 4 4 6 6 और 3 और 5 भी हट जाएंगे, सिर्फ जो बी के एलिमेंट्स है वही लिखे जाएंगे, तो 2 एंड 8। अब जब मैं बी माइनस सी का डैश निकालूंगा, यानी कि 2 और 8 का डैश, तो वो मेरे पास होगा 2 हट जाएगा और 8 हट जाएगा, यानी कि 1 से लेके 9 तक, बट इसमें 2 और 8 नहीं होगा, तो 1 3 5 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ u इक्वल्स टू दिस सेट इज गिवन ए से लेके एच तक, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे, तो ए डैश होगा, ए बी सी हट जाएगा इसमें से, तो वो होगा डी ई एफ जी और एच। अगला देखते हैं, डी इक्वल टू डी एफ जी, तो बी डैश जो होगा मेरे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो बी डैश के अंदर डी ई एफ जी है, बी डैश के अंदर डी ई एफ जी हट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा ए बी सी एच, यानी कि ए बी सी एच। सी डैश होगा ए सी ई जी, यानी कि इसमें से ए सी ई
जी, ये चारों हट जाएंगे तो मेरे पास बचेगा बी डी एफ एच, बी डी एफ और एच। अगला है डी एफ जी एच है, डी डी डैश होगा कि मैं इसमें से एफ जी यूनिवर्सल सेट के अंदर से एफ जी एच और ए हटा दूंगा, यानी कि एफ जी एच और ए, यानी कि अब मेरे पास बचेगा बी सी डी ई, यानी कि बी सी डी ई, ये मेरे पास डी डैश के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि यूनिवर्सल जो सेट है हमारे पास वो नेचुरल नंबर है, ये यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं, तो ये जो सेट दिया है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूँगा तो वो मैं इस तरह से लिखूँगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ए ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेचुरल लिख दिया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज़ ए ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम तो उसको इस तरह से लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट ये कंडीशन हो गई कि जो मेरा एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है जो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगा कि x इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि x जो क्वेश्चन में दिया है उसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं और पॉजिटिव हैं और नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, पर वो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। ठीक है, फोर्थ देखते हैं x इज़ अ प्राइम नंबर लिखा है, तो इसको भी मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से लिखूँगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं कि x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, यानी कि वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा तो वो इस तरह से लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सिक्स्थ है x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको भी हम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और फिर लिखेंगे x इज़, क्वेश्चन में दिया है x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लिखेंगे x इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, तो ये होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। एट्थ क्वेश्चन है x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो जो ये सेट है इसमें x की वैल्यू होगी मेरे पास x इक्वल टू 3, यानी कि जो सेट बनेगा मेरे पास वो होगा ये, तो सेट 3 है, तो इसका जब हम
कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वो होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 3 के अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इस सेट के कॉम्प्लीमेंट होंगे और नेचुरल नंबर होने चाहिए वो। अगला है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2, यानी कि ये जो सेट बनेगा मेरे पास वो सेट होगा 2 और उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा 2। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूँगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2। अगला देखते हैं 10th क्वेश्चन। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, तो ये होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर होना चाहिए और 7 से बड़े नंबर इस वाले सेट में लिए। इस वाले सेट में ये 7 है, तो 7 क्लोज्ड इंटरवल और उससे बड़े एलिमेंट लिए हैं और हमें नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो वो होंगे 7 से पीछे, यानी कि x इज़ लेस देन 7 बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज़ लेस देन 7। अगला क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10। 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10 मतलब 2x इज इक्वल टू 9, x इज़ ग्रेटर देन 9/2। x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है। इस सेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यू 9/2 से बड़ी है। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखूँगा वो होगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 9/2, यानी कि 9/2 का मतलब हुआ 4.5, यानी कि 4.5 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर्स है यानी कि 1 2 3 4 वो इसके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यू इक्वल्स टू दिस यूनिवर्सल सेट ए दे रखा है हमें और बी भी दे रखा है, तो अब हमें इनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास होगा 2 4 6 8 और 2 3 5 7 का यूनियन, यानी कि 2 3 4 5 6 7 और 8, और ए डैश होगा हमारे पास 2 4 6 8 निकलेगा, तो 1 3 5 7 एंड 9, एंड बी डैश होगा मेरे पास 2 3 5 7, यानी कि 2 3 5 7 इसमें से हटेगा, तो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9। अब जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो होगा इंटरसेक्शन यानी कि इनके कॉमन एलिमेंट्स, तो वो होगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9, तो 1 और 9 के कॉमन एलिमेंट्स होंगे 1 एंड 9। और यहाँ से ए यूनियन बी का जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा, कॉम्प्लीमेंट लेने पर जो 2 से लेके 3 4 5 6 7 8 यानी 2 से लेके 8 तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट से हट जाएंगे, यानी जो आंसर आएगा वो होगा 1,9। तो यहाँ से देख सकता हूँ कि मैं ये LHS है और ये RHS है। हमने देखा कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ पे बेस्ड है। सबसे पहले हमें ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन यहाँ से जैसे 2
इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा 2। ठीक है, उसके बाद में ए डैश मैंने पहले निकाला था और बी डैश भी निकाला था, तो ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालता हूँ मैं, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बच्चों अब यहाँ से मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी का मैं डैश निकालूं यानी कि कॉम्प्लीमेंट, तो वो होगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। और मैं देख सकता हूँ कि ये LHS है मेरे पास और ये RHS है, तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों इक्वल हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट मेरे को क्वेश्चन में दी है ये वेरीफाइड है। ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मुझे इस क्वेश्चन में कुछ सेट्स के रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, मुझे उनका वेन डायग्राम बनाना है। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फर्दर यूज़। ठीक है, अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। ए यूनियन बी जो होगा मेरे पास वो होगा इन दोनों सर्कल्स के अंदर का जो एलिमेंट होंगे वो, इनका जो मैं डैश निकालूंगा तो वो इनके बाहर के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इन दोनों सर्कल के बाहर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे अगला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश यानी कि ए के बाहर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये ए के अंदर के एलिमेंट्स को छोड़ दूं तो ए डैश और बी डैश के बाहर, बी डैश के बाहर उनका इंटरसेक्शन, तो वो सेम वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। ये होगा मेरे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और मैं ये कह सकता हूँ कि ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन इनके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है ये। अगला है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके बाहर जो भी प्रेजेंट है वो सब। ये सब होगा ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है मुझे, तो ए डैश यानी कि ए के बाहर जो भी प्रेजेंट है और बी डैश यानी कि बी के बाहर जो भी प्रेजेंट है, तो वो होगा ए के बाहर जो भी प्रेजेंट है और बी के बाहर जो भी प्रेजेंट है उनका यूनियन, तो वो सेम वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में था, यानी कि ए डैश का यूनियन बी डैश के साथ वो सेम इसी के इक्वल होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 थे, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन
इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए सेट जो है वो लिखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए डैश है वो हमें निकालना है। तो ए जो सेट है उसके अंदर लिखा है कि ऐसे सभी ट्राइंगल्स जिनके अंदर एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 डिग्री से कम एक एंगल। तो अगर मैं सभी एंगल 60 डिग्री कर देता हूँ तो ए जो सेट है उसकी डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि ए जो सेट है उसके अंदर लिखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट, यानी कि कम से कम। इसका मतलब होता है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो अगर मेरे पास तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो इसमें इस ए जो सेट है उसकी डेफिनेशन फुलफिल नहीं होती है। अगर दो एंगल 60 डिग्री होंगे तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो गई। तो ए डैश जो सेट होगा उसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि सेट ऑफ, और यही जो सेट है ये ए डैश होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन सेवन्थ क्वेश्चन देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। सबसे पहले है ए यूनियन ए डैश। इसको हम देखते हैं। ए और ये सेट ए है और ए डैश इसके बाहर होगा, यानी कि अगर ये ए है तो ये ए डैश होगा, और इन दोनों का जब मैं यूनियन लूँगा तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। तो इसको मैं लिखूँगा ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी यू। अगला है सेकंड, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश जो होता है, यानी कि किसी भी अगर उस सेट के अंदर एलिमेंट नहीं है और उसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो वो होगा, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। और यूनिवर्सल सेट को मैं अगर इंटरसेक्शन लूँ ए के साथ, यानी कि यूनिवर्सल सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है और अगर इसका मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूँ, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ लूँ तो वो मेरे पास ए सेट ही आएगा। मैं इसको मैं ए लिखूँगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन जो है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल आएगा, यानी कि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको मैं फाई लिखूँगा। वो फोर्थ है यूनिवर्सल डैश का इंटरसेक्शन, यानी कि यूनिवर्सल डैश का इंटरसेक्शन उल्टा बोल दिया मैंने, यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो होगा फाई, और जब मैं उसका इंटरसेक्शन लूँगा ए के साथ, यानी कि फाई का इंटरसेक्शन लूँगा ए के साथ, यानी कि कोई एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसका जब मैं किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लूँगा तो वो मेरे पास फाई के इक्वल आएगा, यानी कि जो आंसर है वो फाई होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.5 ख़त्म होती है और चैप्टर 1 का दी एंड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।